सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुणमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो जितना थोड़ा टिश्यूज हमने पढ़ा, टिश्यूज पढ़ने के बाद हम शुरू कर रहे हैं अपने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से, जिसमें हम ब्लड के कंपोनेंट्स को जानेंगे और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है ये मैकेनिज्म को समझेंगे। अगर आप देखिए पूरा लास्ट तक जुड़े रहिए। इसको हम 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को और बहुत अच्छे से इन डिटेल इसको कवर करेंगे। बहुत ही कम व्यूज लास्ट 2 वीडियोस पे रहे हैं। मे बी जैसा कि मैं बोल रही हूँ, या तो आपको आता है या कहीं मेरे पढ़ाने में थोड़ा कमी रह गया है कि आपने उनको शेयर नहीं किया है। शेयर तो मे बी आप यूं भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ध्यान से पूरा वीडियोस देखिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पॉइंट समझ नहीं आया है। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ अगर आपको समझ ना आया हो तो। ओके, तो चलिए अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से हर एक बात को सुनना है, चाहे ये बेसिक्स हैं चाहे आपको आता होगा, लेकिन ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, और समझते रहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो ब्लड को परमिशन देता है कि तुम जहां मर्जी घूम के आ जाओ, लेकिन घूम रहे हो तो साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी लेते जाना, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड ब्लड सेल्स, है ना। कहाँ से, लेकिन कहाँ से लेके जाओगे और कहाँ को लेके जाओगे? तो सेल से लेके जाओगे और सेल को ही लेके जाओगे। ठीक है, ताकि क्या हो सके, नरिशमेंट मिल सके, डिजीज से फाइट किया जा सके, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही रह सके, पीएच सही रह सके, और इसी तरह से होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रह सके। समझ गए? तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो तो कहीं ना कहीं होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो खास बात क्या पढ़ी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि ये क्या करता है, परमिशन देता है ब्लड को पूरी बॉडी में घूमने की, पूरी बॉडी में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को सप्लाई देने की, इधर उधर आने जाने का, ताकि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखा जा सके, डिजीज से फाइट किया जा सके, है ना। तो 3 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट जो हम देखते हैं वो होते हैं ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कौन कौन से होते हैं? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ब्लड से। ब्लड किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? ये प्लाज्मा और सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। स्पेशलाइज्ड बॉडीली फ्लूइड दैट सप्लाई एसेंशियल सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी, है ना। तो ब्लड ही है जो बिल्कुल खास तौर पे हमारी बॉडी में एक फ्लूइड है जो कि एसेंशियल सब्सटेंसेस को बॉडी में भेजता है, ट्रांसफर करता है, जैसे कि शुगर्स को, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को भी इधर उधर ले जाने का काम भी ब्लड का ही होता है। ये हमारी बॉडी से वेस्ट को भी रिमूव करता है। लेकिन ब्लड में फर्दर 2 कंपोनेंट्स है, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, तो ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में 55% हिस्सा जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा का होता है। उस ब्लड प्लाज्मा में भी 92% जो है वो वाटर है और 8% उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं। तो टोटल में से 55% जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में भी 92% क्या है? वाटर ही है। 45% जो बचा ब्लड में वो दूसरी सेल्स रहेंगी, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स भी रहेंगी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स रहेंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स रहेंगी और प्लेटलेट्स रहेंगी। इन सभी का अपना एक रोल होता है ताकि ये बॉडी के फंक्शंस को, ब्लड के फंक्शंस को इफेक्टिवली मेंटेन रख सके। तो सभी का अपना अपना रोल है। प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होती हैं और प्लाज्मा की प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी सिंथेसिस मेनली
हिपैटोसाइट्स करते हैं। हिपैटोसाइट्स क्या हैं? जो लीवर में सेल्स हैं वो करते हैं। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगी वो मेनली सिंथेसाइज की जाती हैं हिपैटोसाइट्स द्वारा, और प्लाज्मा प्रोटीन्स में होते हैं ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, नॉट एल्ब्यूमिन्स, इट्स एल्ब्यूमिन्स एंड फाइब्रिनोजन। ओके, तो फाइब्रिनोजन क्या है? एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको लिवर ही प्रोड्यूस करता है। प्लाज्मा में अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो उसको सीरम कहा जाता है। एल्ब्यूमिन्स जो है वो ब्लड में क्या करते हैं? वो वॉल्यूम को और प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जबकि ग्लोबुलिन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। समझ गए आप? चलिए, तो प्लाज्मा के बारे में इतना हमने समझ लिया। अब आपके बाकी के आप ये भी समझ गए कि बाकी के कुछ सॉल्ट्स भी होंगे, गैसेस होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेगा यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्म में। फिर बात आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ गया आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। टोटल ब्लड का जितना भी वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंटेज रेड ब्लड सेल्स है? टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें कितना हिस्सा रेड ब्लड सेल ने ऑक्युपाई किया है उसको हम हिमेटोक्रिट कहते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया एक कंडीशन होता है जिसमें हमें आरबीसी की परसेंटेज में बहुत ही हाई एबनॉर्मल इंक्रीज देखने को मिलता है। जब बहुत ज़्यादा आरबीसीज जो हैं ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगी, पॉलीसाइथीमिया का कंडीशन जो है वो बनेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है ब्लड की, और ज़्यादा विस्कस होने की वजह से ब्लड का फ्लो जो है उसमें रुकावट आती है। फिर एक टर्म आता है हिमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस। तो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनका बनना हिमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस कहलाता है। हीमोपोइसिस जो है वो जन्म से पहले योक सैक में होगी एम्ब्रियो के, और जन्म के बाद जो है लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और थाइमस में होती है। और रेड बोन मैरो हालांकि जन्म से पहले तो योक सैक में है, लेकिन जस्ट 3 मंथ पहले, जन्म से 3 मंथ पहले ही रेड बोन मैरो जो है वो प्राइमरी साइट बन जाता है हीमोपोइसिस का, और प्राइमरी साइट जो है वो रेड बोन मैरो होगा, जिसकी जहाँ बनने के बाद सेकेंडरी साइट लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड थाइमस पे जो हैं ये सेल्स मूव करती हैं। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रेड ब्लड सेल्स, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। इन्हीं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। कंपोनेंट है ब्लड का। मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं ब्लड में। ठीक है, और ब्लड में ब्लड का कलर जो है, वर्टिब्रेट के ब्लड का कलर मोस्टली हमको रेड देखने को मिलता है। वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, तो कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से थ्रू अदर टिश्यू। अडल्ट मेल की बात करते हैं तो अडल्ट मेल में 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं, वहीं अडल्ट फीमेल में 4.8 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। मैच्योर ह्यूमन में रेड ब्लड सेल जो है स्मॉल, राउंडेड या बाइकॉन्केव हमें देखने को मिलती हैं। कई बार ये डंबल शेप्ड भी दिखती है, बट मेनली बाइकॉन्केव। ओके, सेल फ्लेक्सिबल होती है, बेल शेप जो है एज्यूम कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी वेसल से भी आसानी से क्रॉस करके जा सकती है। ठीक, जो इसका बाइकॉन्केव शेप है, ठीक है, वो इसको देखिए, जो भी आरबीसी का बाइकॉन्केव शेप है वो इसको एटलीस्ट 2 एडवांटेजेस देता है। एक कि जब भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो पहले ये अच्छे से स्वेल होगी, बर्स्ट होने से पहले ये अच्छे से स्वेल होगी। ठीक है, तभी जाके बर्स्ट करेगी, बहुत स्वेल हो जाएगी, एकदम से बर्स्ट नहीं करेगी। और ये जो शेप है ये लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसफर का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं ये कवर्ड होती हैं मेम्ब्रेन से, जिनका मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड एंड प्रोटीन से, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। और हीमोग्लोबिन होंगी, हीमोग्लोबिन रेड आयरन रिच प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है।
मेच्योरिटी पे रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ग्लाइकोलिसिस से, जो एटीपी का प्रोडक्शन होना है उसी पे। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो मोस्टली ये अपना जो प्रोटीन्स है सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, अपना रिपेरेटरी मैकेनिज्म नहीं कर पाते हैं और 120 दिन में इनका डेथ हो जाता है। जो भी रप्चर्ड आरबीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं मैक्रोफेजेस द्वारा स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। और जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट होगा आरबीसी के रप्चर होने के बाद, उनके फैगोसाइटोसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको रिसाइकल कर लिया जाएगा। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, बहुत सारी स्टेजेस इसमें होती हैं, जैसे कि हीमोसाइटोब्लास्ट होंगे जो एक मल्टीपोटेंट सेल होती है मेसेनकाइम में। आपको पता है ना, मेसेनकाइम से ही आपका कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ठीक है। तो मेसेनकाइम का एक मल्टीपोटेंट सेल है हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। ये हीमोसाइटोब्लास्ट जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट और इसको हम नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, बन जाता है डेवलपमेंट के 2 से 5 दिन में। फिर एरिथ्रोब्लास्ट जो है उसमें हीमोग्लोबिन भरता है और इसका न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है, ठीक। फिर लास्ट स्टेज में क्या होता है कि ये एरिथ्रोब्लास्ट जो हैं वो रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली रेटिकुलोसाइट ही है जो फुली मैच्योर आरबीसी बनाते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करिए, हीमोसाइटोब्लास्ट से बनेगा एरिथ्रोब्लास्ट, जिसको नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं, और उससे बनता है रेटिकुलोसाइट और रेटिकुलोसाइट से हमारे पास आता है एरिथ्रोसाइट, ओके, हमारे रेड ब्लड सेल्स। फाइन। अब ये कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं जो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। हीमोग्लोबिन रेड होता है कलर में, इसमें आयरन आपको मेटल देखने को मिलता है, एनालिड्स में और वर्टिब्रेट्स में ये पाया जाता है। हीमोसाइनिन ब्लू कलर का होगा, मेटल कॉपर रहेगा, मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में आपको हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोक्रुओरिन ये ग्रीन कलर का होता है, आयरन ही होगा इसमें, कुछ एनालिड्स में देखने को मिलता है, मोस्टली एनालिड्स में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन एनालिड्स में क्लोरोक्रुओरिन या हीमोएरिथ्रिन भी देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन हीमोएरिथ्रिन दोनों ही रेड कलर के हैं, दोनों ही आयरन में हैं, कुछ एनालिड्स में देखने को मिलेगा। पिनाग्लोबिन ब्राउन कलर का होगा, मैंगनीज इसमें मेटल होगा, कुछ मॉलस्क में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इन्हीं को ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्स भी कहा जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है लेकिन एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छी खासी मोबाइल सेल्स होती हैं, मोटिलिटी होता है इनमें। हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बचाने का काम इन्हीं का होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से बचाएंगे हमको, कैंसर सेल से बचाएंगे, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेंगे। इनका नंबर आरबीसीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर जो है इनका बढ़ जाता है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत ही कम हो जाता है नंबर तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। तो व्हाइट सेल काउंट जो है वो इंक्रीज कर सकता है जब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो, ओके, कॉन्वल्जन्स हो, बहुत इमोशनल रिएक्शन, पेन हो, प्रेगनेंसी हो, लेबर हो, है ना, मतलब आप बहुत ही थके हुए हो, बहुत आपको फिजिकल जो है एक्सर्ट हो चुके हैं आप, ठीक। तो कुछ डिजीजेस के केस में, इन्फेक्शन के केस में, इंटॉक्सिकेशंस के केस में व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो बढ़ जाता है। याद रखेंगे क्या कंडीशन होगी, ल्यूकोसाइटोसिस, डिक्रीज नंबर मतलब ल्यूकोपीनिया। तो काउंट जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ केसेस में इंक्रीज करता है, कुछ केसेस में डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। कब टू सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन और ड्रग्स और इन एसोसिएशन विद सर्टेन कंडीशन, जैसे कि क्रोनिक एनीमिया के केस में, माल न्यूट्रिशन के केस में, एनाफाइलैक्सिस के केस में, इन केसेस में जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है। अब 2 टाइप के होते हैं ये, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स देख पा रहे हैं आप, इनमें ग्रेन्यूल्स हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो इओसिनोफिल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये जो हैं एलर्जिक कंडीशंस के टाइम पे जो
काम करेंगे वो इओसिनोफिल्स होते हैं। एनर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इओसिनोफिल्स हैं। ओके, बेसोफिल्स जो हैं वो क्या करते हैं? बेसोफिल्स जो हैं वो आपके हिस्टामिन एंड हिपारिन को रिलीज करते हैं। हिपारिन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? फर्स्ट डिफेंस फॉर्म करते हैं। फैगोसाइटिक सेल है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करती हैं, ठीक। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी आपका एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाएगा। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस बनाता है और फिर फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे और ज़्यादा इलाबोरेट तरीके से आपको ये नहीं बताया है, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए फिर अब समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और प्लेटलेट्स भी ब्लड में जो 3 टाइप्स के कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं उनमें से एक है, 2 आपने पढ़ लिए, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में आपने पढ़ लिया और प्लेटलेट्स जो है वो तीसरा है। ओरिजिनेट करती हैं बोन मैरो में। बोन मैरो में सेल्स होंगी मेगा कैरियोसाइट्स, उन्हीं से ओरिजिनेट करती हैं। ये सेल फ्रैगमेंट होते हैं, पूरा सेल नहीं होता। प्लेटलेट्स जो हैं वो सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर ब्लड वेसल का वॉल जो है वो डैमेज हो चुका है तो प्लेटलेट्स जो है वो जल्दी से रश करती हैं जहां पे इंजरी हुआ है वहां को और वहां पे फटाफट से प्लग और क्लॉट बना देती हैं ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके। अगर प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो लो हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। और रिस्क जो है वो क्या होता है? अगर प्लेटलेट्स काम नहीं कर पा रही हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो चुका है तो कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो है वो रह सकता है। अब जब बहुत सारी प्लेटलेट्स होती हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस इस कंडीशन को हम कहते हैं और इसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हमें 1.5 लाख से 4 लाख तक प्लेटलेट्स जो हैं वो 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में देखने को मिलती हैं। 5 से 9 दिन का इनका लाइफ स्पैन रहता है और प्लेटलेट जब भी बाइंड करता है क्लॉट से तो वो सीरोटोनिन को रिलीज करते हैं और इस केस में वो एक्ट करते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह। तो याद रखिए, प्लेटलेट्स जब क्लॉट से बाइंड करता है तो वो रिलीज करते हैं सेरोटोनिन और एक्ट करते हैं एज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। तो अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म से थोड़ा सॉलिड जेल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मली ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है जब तक वो अच्छे से ब्लड वेसल्स में है, ठीक है। अगर ये क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी कट लगता है, ठीक, तो मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकला है तो ब्लड, तो उस टाइम पे क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग होगी, समझ गए। चलिए, अब ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ये कैसे की जाती है? ये ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्पेसिफिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स द्वारा की जाएगी। ब्लड में फिब्रिन होता है, फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिन होता है। फिब्रिन जो है बाकी के कुछ ब्लड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को ट्रैप करता है और क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब देखिए, जो प्रोसेस हुआ जेल फॉर्मेशन का उसी को हम क्लॉटिंग और कोएगुलेशन कहते हैं। उसमें बहुत सारे रिएक्शंस रहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रहेंगे, समझ गया। तो 2 तरह से आपको मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं ये इंजर्ड टिश्यू है, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ठीक, एंड ब्लड प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कंबाइंस किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम की प्रेजेंस में। फिर प्रोथ्रोम्बोकाइनेस जो है वो एक्टिवेट होता है। ये दोनों कंबाइन हुए कैल्शियम की प्रेजेंस में। प्रोथ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट होगा जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को, जो कि सॉल्युबल है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है फिब्रिन, जो कि इनसॉल्युबल होता है। और फिब्रिन जो है फिर वो बाकी के ब्लड में एलिमेंट्स के साथ मिलके एक क्लॉट की फॉर्मेशन कर देता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे एक्टिवेट होगा इसका हम मैकेनिज्म जान लेते हैं। अब देखिए, 2 पाथवेज रहते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों ही पाथवेज जो हैं
क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवेज जो है, पाथवे थोड़ा शॉर्ट होता है कंपेयर टू इंट्रिंसिक पाथवे। देखिए, जिसमें कोई ट्रॉमा या इंजरी हुआ है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो है वो एक्टिवेट होगा। टिश्यू फैक्टर है यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी यहाँ एक्टिवेट होगा। अल्टीमेटली वो एक्टिवेट कर देते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 को। किसको? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे पास 10 है, ठीक, उस पे साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो 5 भी एक्ट करेगा और हेल्प करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो आपका क्या बोला, देखिए क्या पढ़ा था आपने यहाँ पे। देखिए, ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, जल्दी से बताइए, किस में कन्वर्ट कर रहा है? थ्रोम्बिन में, ठीक। तो आपके ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ही हैं जो क्या करेंगे, फटाफट से सबके जितने भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्लॉटिंग करने के लिए उनको एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे ये कौन सा है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है। कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक। और ये आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 है, ठीक। तो यहाँ देखिए, ये आपने पढ़ा था थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से आएगा और ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो इसी तरह से ये यहाँ पे आए और यहाँ पे आपके पास जो है क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है वो एक्टिवेट होता है, 5 के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन जो है, जो कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर 2 है, आपका क्लॉटिंग फैक्टर, देखिए प्रोथ्रोम्बिन आपका क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर 2 है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी चीज से। आपका जो ब्लड 10 जो फैक्टर 10 है उसको स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं और वो फैक्टर जो है उसको वो थ्रोम्बोकाइनेज ही है। समझ गए? जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा, आपका ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है ये क्या है? ये आपका, जल्दी से बताइए, ये क्या है आपका? ये आपका थ्रोम्बोकाइनेज ही है। थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट करेगा, ठीक है। आपका ये फैक्टर 5 जो है ये प्रो एक्सेलरिन होता है, प्रो एक्सेलरिन, ठीक, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, जो आपका सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर है। फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फिब्रिन पे के साथ आपका 13th जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि फिब्रिन को स्टेबलाइज करता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और फाइब्रिनेज है, ठीक। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 जो है वो यहाँ काम करेगा और क्रॉस लिंक करेगा, फिब्रिन क्लॉट बनाएगा, ठीक, और ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। उसी तरह से अगर ये इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, सेल्स के अंदर, बाहर नहीं, एक्सट्रिंसिक में बाहर से आपको इंजरी हुई है, इंट्रिंसिक में अंदर डैमेज सरफेस है, तो पहले 12 जो है वो एक्टिवेट होगा, फिर वो एक्टिवेट करेगा 11th को, फिर वो एक्टिवेट करेगा 9th को, फिर आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 भी एक्टिवेट होके 9th के साथ जुड़ेगा और 9th के साथ मिलके काम करेगा और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। फिर से आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 कौन सा है? थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन पे एक्ट करके फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फिब्रिन के साथ जो है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर मिलके काम करेगा और फाइनली फिब्रिन क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से होता है क्या? ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट मैंने ऐड नहीं किए हैं, बता दूं। हिपारिन आपने क्या पढ़ा? एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। विटामिन के, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी आपका विटामिन के जो है, ठीक, क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में वो भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर कॉमरिन्स जो है, कॉमरिन्स जो है वो विटामिन के एक्शन को इनिबिट कर सकता है। ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा मैंने, COUMARINS, कॉमरिन्स जो है वो विटामिन के एक्शन को इनिबिट कर सकता है, ठीक है। विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है, एसेंशियल होती है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। कैसी है? फैट सॉल्युबल प्रोटीन होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपको टेस्ट ट्यूब में क्लॉटिंग को रोकना है तो आप कैसे रोक सकते हैं? आप टेस्ट ट्यूब में सोडियम सिट्रेट का यूज कर सकते हैं और EDTA का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो दोनों ही
किसके साथ क्या बोथ ऑफ विच चिलेट कैल्शियम, सोडियम सिट्रेट और EDTA जो है वो कैल्शियम को चिलेट करते हैं। मतलब क्या करेंगे, इस तरीके से कैल्शियम का जो लेवल होगा ब्लड में जो कि पार्टिसिपेट करता है क्लॉटिंग सीक्वेंस में, उसको लोअर कर दिया जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि ब्लड क्लॉटिंग आप कैसे करवा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको CSIR नेट जून 2021 का प्रिपरेशन करना है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपका डिटेल्स जो है पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है, आप रेफरल कोड यूज करिए नेहा और जाके मैम को फॉलो करिए। वो बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छी एजुकेटर है, उससे भी ज़्यादा वो बहुत ही एक अच्छी इंसान है जो कि आप बहुत बहुत कुछ कर रही हैं आप लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा सा रखें, थोड़ा इस चीज़ से इज्जत करें, इस चीज़ की इज्जत करें और जितना फ़ायदा हो सकता है वो उनके चैनल को भी पहुँचाएं। साथ ही साथ ज़रूर उनको मेंटोर बनाइए अपना, अगर आप बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।